हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 9 के 9.7 देनदारों और लेनदारों की सूचियों से संबंधित टॉपिक को बताने वाला हूँ। ये देनदार और लेनदार है ना, किस पे आधारित है? तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। एक हो गया डी आर, है ना, डी आर अमाउंट, और एक हो गया सी आर अमाउंट हो गया। ठीक है, डी आर और सी आर अमाउंट। मान लो डी आर अमाउंट के साइड में 5,000 रुपये है और इस साइड में सिर्फ 1,000 रुपये है। ठीक है, शेष शेष निकालना बता रहा हूँ। तो 4,000 जो है इस साइड में क्या होगा, शेष ले जाएंगे, है ना, किस साइड में ले जाएंगे, सी आर के साइड में। तो 4,000 यहाँ पे प्लस करेंगे, ये शेष है 4,000, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल राशि कितना था, 1,000। 4,000 ले जाएंगे तब ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 हो गया। तो ये जो सी आर के साइड में शेष अगर निकलता है, ठीक है, शेष कहाँ पे निकल रहा है, 4,000 जो है शेष आ रहा है। मतलब 4,000 जब तक कि नहीं लाएंगे तब तक कि सी आर जो है वो डी आर के बराबर नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लेनदार कहते हैं, याद रखना। ठीक है, लेनदार के पक्ष जो है वो क्रेडिट पक्ष मतलब समाकलन पक्ष पर आधारित होता है, और जस्ट देनदार विपरीत होगा। ठीक है, विपरीत कैसे, देखो यहाँ पे ये जो राशि है अब इसको बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 6,000 कर देता हूँ इसे, ये रहा 6,000। ठीक, अब यहाँ पे 1,000 रुपया शेष निकलेगा, तभी तो राशि दोनों बराबर होगा ना, तब तो ये दोनों 6,000 होगा। तो इस बार क्या होगा, जिस साइड शेष राशि निकला है ना उनको हम क्या कहेंगे, देनदार कहेंगे। ठीक है, देनदार, याद रखना। तो ये इन्हीं पर आधारित रहता है। तो देनदारों और लेनदारों की सूचियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब भी हम लेनदार कहेंगे तो लेनदार के जो पैसे हैं वो क्रेडिट के साइड में जाएगा, और जब भी हम देनदार कहेंगे तो देनदार के पैसे किस पक्ष में जाएगा, डेबिट के पक्ष में जाएगा। इसके बाद देखो, शेष विधि से तलपट तैयार करना, है ना, इसके कुछ टॉपिक है। जैसे कि पहला है, शेष खातों के शेष का विकलन डेबिट व समाकलन के शेष होने की जानकारी प्राप्त करना। सर्वप्रथम खातों के दिए गए शेषों की सूची के आधार पर यह निर्णय लेना होता है कि किस खाते का शेष विकलन डेबिट व किस खाते का शेष समाकलन होगा। इसके लिए निम्नांकित नियम सहायक होते हैं। पहला है, ऐसे खाते जिनके शेष सदैव डेबिट होते हैं, है ना, हमेशा क्या होगा, ये डेबिट होगा। ऐसे खाते बताया, जैसे कि संपत्ति। ठीक है, संपत्ति, दायित्व, पूंजी आपको पता है ना, तो जब भी आप संपत्ति को लोगे तो संपत्ति हमेशा डेबिट होगा। दायित्व और पूंजी, अगर दायित्व की बात कर रहे हो, पूंजी की बात कर रहे हैं, तब आपको क्रेडिट में लेना है ना। तो अभी हम सिर्फ डेबिट देख रहे हैं, तो संपत्ति है। ठीक, देखो देनदारों के खाते अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्रय क्रय खाता भी होता है, प्रारंभिक स्टॉक, बैंक शेष, हानि और व्यय से संबंधित आहरण खाता, विक्रय वापसी और रोकड़, ये सब के सब डेबिट शेष होंगे। अब देखते हैं क्रेडिट शेष। तो देखो कौन कौन से खाते जो है वो क्रेडिट शेष होगा। तो यहाँ पे एक तो है पूंजी खाता, दायित्व खाता ना, लेनदारों के खाते, लाभ और बैंक अधिवर्ष, ये सब के सब क्रेडिट की ओर जाएगा। इसी तरीके से तीसरा देखो, ऐसे खाते हैं जिनके से डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। समय समय की बात है, ये डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है ना। तो यहाँ पे ब्याज खाता है, कमीशन है खाता है, बट्टा है और किराया खाता है, ये सब डेबिट और क्रेडिट शेष दोनों होते हैं। इसके बाद देखो, इन खातों के आगे डेबिट या क्रेडिट लिखा जाता है। यदि डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हो तो इन्हें खर्च खाता समझना चाहिए, जिसका सदैव डेबिट रहता है। ठीक है, नहीं लिखने के बाद वो हमेशा डेबिट के पक्ष में ही चला जाता है, मतलब खर्चे में इसको गिना जाएगा। चलो आगे देखो, तलपट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन से बातों को ध्यान देना चाहिए तलपट बनाते समय? तो पहला है, सभी संपत्तियों के खाते को तलपट के डेबिट पक्ष में लिखना चाहिए, क्योंकि सभी संपत्तियों के शेष डेबिट होते हैं, जैसे कि रोकड़, बैंक, प्राप्य विपत्र, देनदार, फर्नीचर, मशीनरी, भवन, एकस्व, ख्याति। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। दूसरा है, सभी दायित्वों के खाते को तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखना चाहिए, क्योंकि सभी दायित्व के शेष क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, जैसे कि अधिवर्ष, देय विपत्र, देनदारों आदि। तीसरा देखो, पूंजी खाते को तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि इस खाते का शेष क्रेडिट होता है। आहरण, देखो यहाँ पे आहरण खाते को तलपट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि इस खाते का शेष डेबिट शेष होता है। क्रय खाते को डेबिट, देखो इसके बाद पांचवा है,
क्रय खाते का डेबिट शेष होने के कारण इसे तलपट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। छठवां है विक्रय खाते का सदैव क्रेडिट शेष होने के कारण इसे तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। सातवां क्रय वापसी खाते का सदैव क्रेडिट शेष होता है, अतएव इसे तलपट के क्रेडिट पक्ष की ओर लिखते हैं। आठवां विक्रय वापसी खाते का शेष डेबिट शेष होता है, अतएव ऐसे तलपट में डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। फिर नौवां समस्त व्ययों एवं हानियों को तलपट में डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाता है, क्योंकि इसका शेष डेबिट शेष होता है। और 10वां समस्त आय एवं लाभों को तलपट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इनका शेष क्रेडिट शेष होता है। इसके बाद देखो कौन कौन से क्रेडिट शेष वाले टॉपिक है और कौन कौन से डेबिट शेष वाले टॉपिक इनको बताया गया है। तो ये डेबिट है, ठीक है, जिसे विकलन भी कहा जाता है, और क्रेडिट है जिसे हम समाकलन कहते हैं। तो देखो पहले हम डेबिट को देख लेते। प्रारंभिक रहतिया क्रय, विक्रय वापसी, ढुलाई, भाड़ा, मजदूरी, है ना, किराया कर, बट्टा, वेतन, डूबत ऋण, मरम्मत, मूल्यह्रास, देय, कमीशन, व्यापारिक व्यय। इसके अलावा और कौन कौन से देखो हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य विपत्र, विनियोग, ख्याति, फर्नीचर, यंत्र और भवन, ये सब के सब डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट पक्ष में लिखने वाले टॉपिक देख लेते हैं। विक्रय, क्रय वापसी, पूंजी, प्राप्य बट्टा, प्राप्य किराया, प्राप्य कमीशन, ऋण खाता, बैंक अधिविकर्ष, लेनदारों, देय विपत्र, बैंक से ऋण। ठीक है, ये सभी के सभी क्रेडिट के पक्ष में इसे लिखना है। ठीक है, ये सभी के सभी टॉपिक। अब देखते हैं एक उदाहरण को, उदाहरण से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो देखो उदाहरण नंबर जो 6 है, अविनाश की पुस्तकों में निम्नांकित बहियों के आधार पर तलपट बनाया गया है। देखो पूंजी है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, पूंजी जो है ये सीआर का टॉपिक है ना, लेनदार सीआर का टॉपिक है। देखो यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम तलपट तैयार करेंगे तो इनको सीआर में लिखेंगे। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष, इसको कहाँ पे लिखेंगे, बैंक अधिविकर्ष भी सीआर का ही टॉपिक है, तो सीआर में लिखना। ठीक है, देय बिल 2000 रुपये का, ठीक है, ये भी सीआर का टॉपिक है। ठीक, प्रारंभिक स्कंद ये 6 जो है ये डीआर का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया ना कि 4 लगातार सीआर में गया है। देखो देखो ये सीआर 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 मैंने बताया ना, पूंजी, लेन, देय विपत्र, ये सभी के सभी। इसके बाद एक जो है प्राप्य स्कंद जो है 6000, देख लो। ठीक है, किस साइड में आया है, डेबिट के साइड में। ठीक है, डेबिट अमाउंट विकलन राशि की ओर आया है। इसी तरीके से देखो ये 25,000 है ना, क्रय है, तो क्रय अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्रय को पढ़ के बताया था, ये किस साइड में जाएगा भाई, क्रय जो है वो डीआर के साइड में जाएगा। ठीक है, देनदार भी डीआर का ही हिस्सा है। विक्रय, ठीक है, अब आ गया विक्रय। ठीक है, विक्रय, तो विक्रय किस साइड का हिस्सा हो रहेगा, विक्रय जस्ट अपोजिट सीआर का साइड में चला जाए। क्रय वापसी, देखो इस बार क्या कर रहा है, वापसी कर रहा है। ठीक है, क्रय नहीं है, क्रय वापसी है, मतलब वापस करेगा, तो ये क्या होगा, ये सीआर के साइड में। अगर क्रय बस कहता है तो ये डीआर के साइड में वापसी कर रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। फिर विक्रय वापसी, देखो विक्रय जो है ये सीआर का टॉपिक है, लेकिन वापसी कर रहे हैं तो ये डीआर का टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो इसे हम डीआर में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखो मशीनरी है ना, तो ये सीआर का टॉपिक है। ठीक है, रोकड़ भी सीआर का टॉपिक है। बैंक शेष भी सीआर का टॉपिक है। प्राप्य विपत्र ये भी सीआर का एक मिनट में सीआर क्यों बोल रहा हूँ, ये सब डीआर है। ठीक है, सीआर नहीं है, डीआर है, डीआर का टॉपिक है, ये सब डीआर का टॉपिक है। ठीक है, मशीनरी है, रोकड़ अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, डेबिट शेष वाले खाने को है ना, तो जो 22 खाने थे वो उनमें आ रहा था ये सभी के सभी, तो ये सभी डीआर के टॉपिक हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, नीचे से देख सकते हो। देखो ये रहा 500 भी आ गया, और 2 जो है वो सीआर के टॉपिक में था, देनदार ये है देनदार, और ये विक्रय दिया, देनदार नहीं है, ये सैलरी है। ठीक है, देनदार तो वो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये विक्रय का है और ये क्रय वापसी का है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये दोनों का लाइन देख सकते हो। इसके बाद बाकी जितने को भी मैंने जहाँ जहाँ बताया था देख सकते हो। ठीक है, अब दोनों का राशि देखो, दोनों का बराबर हो रहा है, 72,000। ठीक है, ये उदाहरण आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरे उदाहरण से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रोक कर हंसते दिया हुआ है ना,
₹2,450 है। तो ये किस साइड का राशि है भाई? ये डेफिनेटली रोकड़ से संबंधित है, मतलब डीआर का साइड होगा। पूंजी जो है वो सीआर का है, आपको पता है। वेतन, अगर किसी को वेतन दिया जाता है तो ये डीआर का टॉपिक है। देय विपत्र की बात कर रहे हैं तो ये सीआर का टॉपिक है। इसके बाद भवन कह रहा है, अभी जस्ट मैंने आपको ये सारे टॉपिक के बताया है ना, कि जो दो खाने थे, डेबिट किसको किसको करना है, क्रेडिट किसको किसको करना है, तो आपको ये पता चल गया होगा। तो ये जो भवन है ये भी क्या होगा, डीआर का टॉपिक है। प्रारंभिक स्कंद ये भी डीआर का टॉपिक ही है, ठीक है, प्रारंभिक स्कंद। फिर ऋण दाता ये सीआर का टॉपिक है। ऋणी 13,000 रुपया, ठीक है, ये डीआर का टॉपिक है। फिर बीमा, बीमा जो है ये भी डीआर का टॉपिक है। फिर यहाँ पे अप्राप्य, देखो अप्राप्य ऋण संचय 500 रुपये जो दिया हुआ है ये सीआर का टॉपिक है। प्राप्य विपत्र 2500 रुपये है, ये डीआर का टॉपिक है। बैंक अधिविकर्ष सीआर का टॉपिक है। प्राप्य कमीशन ये भी सीआर का टॉपिक है। मजदूरी, मजदूरी डीआर का टॉपिक है। फिर यहाँ पे जो है 10,000 क्रय 10,500 दिया हुआ है, ये जो है ये डीआर का टॉपिक है। ये 25,000 रुपया है ना। विक्रय, विक्रय से संबंधित है तो ये कहाँ पे जाएगा, सीआर के टॉपिक में जाएगा। क्रय वापसी, वापसी कर रहे हैं मतलब सीआर के टॉपिक है। अंतिम स्कंद, ठीक है, अंतिम स्कंद, तो ये अंतिम स्कंद जो है इसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक में इसका कोई जगह नहीं है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो रोकड़ को, पूंजी जो है आपको मैंने पहले ही बताया था, पूंजी जो है वो सीआर का है। वेतन सैलरी देख लो डीआर, देय विपत्र 1600 सीआर का। भवन देख सकते हो, प्रारंभिक स्कंद है ना। ऋणदाता देखो सीआर में बताया था, ऋणी, बीमा। फिर अप्राप्य संचय देख सकते हो 500 रुपये वाला, ठीक। यहाँ पे देखो प्राप्य विपत्र ये डीआर का टॉपिक हो गया। फिर बैंक अधिविकर्ष जो है वो सीआर का टॉपिक है। प्राप्य कमीशन सीआर में लेना है। मजदूरी डीआर, क्रय डीआर, विक्रय जो है ये सीआर का है। इसी तरीके से क्रय वापसी जो है वो सीआर का है। तो दोनों के जो राशियां हैं देखो, ये इसका और इसका दोनों का जोड़ जो है बराबर आ रहा है ना, 57,300 57,300। तो इस प्रकार से तलपट जो है बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तलपट जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। तो उदाहरण नंबर 6 उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखो अब उदाहरण नंबर 8 को, तो उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, मोहन के निम्नांकित तलपट में कुछ बाकियां गलत पक्ष में लिखी है ना, सही बनाइए, इसे सही करना है। तो चलो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि गलत पक्ष में लिख दिया जाता है और लिखने के बाद इसे सही पक्ष में लेना है। तो पहले मिलान करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा गलत है कौन सही है। देखो पूंजी तो सही है, पूंजी जो है अपने ही साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पूंजी जो है वो सही जगह पे है, ठीक। वेतन, वेतन को देख लेते हैं, तो वेतन भी अपने जगह पे है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही पाया गया, ठीक है, राइट कर देते हैं, सही पाया गया है। इसके बाद मजदूरी, मजदूरी भी सही पाया जा रहा है, ये अपने जगह पे है। क्रय कोई चीज़ खरीद रहा है, ये भी सही पाया गया है। देखो बिक्री कर रहा है, बिक्री मतलब ये विक्रय से संबंधित है, तो ये जो है ये सही नहीं पाया गया, इसको मिटा के हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 25,000 जो राशि है उसे हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 25,000 को लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने सुधार कर दिया, 25,000 बिक्री जो है सेल से संबंधित है, इसका मतलब ये है विक्रय से संबंधित है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट का हिस्सा है। इसके बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर भी फर्नीचर जो है वो अपने जगह पे, ठीक है, ये सही है, फर्नीचर अपने जगह पर है, सही है ये। इसके बाद देखो मशीनरी, देखो मशीन जो है ये इस साइड का हिस्सा है, तो 15,000 जो है यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है, इसे हम सही से सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुधार कर दिया 15,000 को। इसके बाद प्रारंभिक स्कंद, ये भी गलत है, ये भी 12,000 जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये भी सुधर गया। इसके बाद लेनदार, लेनदार जो है अपने साइड में है, इसका मतलब ये सही है। अब दोनों साइड के जब मिलान करेंगे तो इस साइड के लेफ्ट मतलब डेबिट और इस साइड के क्रेडिट, ठीक है, दोनों का जो जोड़ आएगा, ठीक है, उसको भी सुधार कर लेते हैं। ये गलत है यहाँ पे जो दिया है वो, तो दोनों का जो है वो 60,000 आएगा, ठीक है, इसका भी 60,000 और इसका भी 60,000, ठीक है, दोनों का 60,000 आ जाएगा जोड़ करने पर, ठीक है। तो मैंने आपको उदाहरण नंबर 8 बता दिया। ऐसे कई उदाहरण होंगे जो गलत रहेंगे, है ना, उसे हमें क्या करना है, सुधार करना है उसमें। तो एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे उस सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं 9वां प्रश्न।
देखो इस प्रश्न में क्या करना है, निम्नलिखित शेष से तलपट तैयार कीजिए कह रहा है। क्या करना है, तलपट तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार ना डेबिट दिया है ना क्रेडिट, है ना। जब हम चार्ट बनाएंगे तो उस चार्ट में डेबिट और क्रेडिट को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, उसको आप लोगों को चार्ट में ले लेना है। ठीक है, चार्ट इस प्रकार से बनेगा, देख सकते हो। विवरण है ना, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन और समाकलन राशि, जिसे क्रेडिट और डेबिट कहा जाता है। तो बस इसमें मेन जो टॉपिक है वो क्रेडिट किसे करना है और डेबिट किसे करना है, यही मेन है। ठीक है, तो देखो क्रय, यहाँ पे एक हिस्सा है क्रय का, क्रय का है ना। तो क्रय वाले जो टॉपिक है, देख सकते हो क्रय, तो इसको हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं भाई? डेफिनेटली इसे हम क्या करेंगे, क्रय को डेबिट करेंगे, डीआर का हिस्सा है ना। विक्रय, विक्रय जो है सीआर का हिस्सा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। फिर प्रारंभिक रह दिया मजदूरी खाता, ठीक है, मजदूरी खाता। तो ये जो दोनों हैं, ये और ये, ठीक है, ये दोनों जो है ये डीआर का हिस्सा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो वेतन भी है, ठीक है, ये भी क्या है, डीआर का हिस्सा है। तो डीआर में इसे ले लेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी डीआर का हिस्सा है। फिर क्रय वापसी, देखो यहाँ पे वापस कर रहा है कोई चीज़। और पूंजी, ये पूंजी और ये दोनों जो है वो सीआर का हिस्सा है। ठीक है, 2350 और 40,000 जो है वो सीआर का है। फिर किराया व कर यहाँ पे आ रहा है, किराया और कर आ रहा है यहाँ पे। और किराया, एक मिनट, बीमा आ रहा है, किराया व कर आ रहा है। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं ये डीआर का हिस्सा है। ठीक है, इसे कहाँ पे लेना है, डीआर पे लेना है। फिर लेनदार और कमीशन कह रहा है, यहाँ पे देखो लेनदार और कमीशन का जिक्र हुआ है। ठीक है, मैं यहीं से बताता हूँ ना, यहाँ पे साइड में कहाँ बताऊँगा। ठीक है, आपको तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो जो कौन कौन से नाम से संबंधित है वो डीआर का है कि सीआर है। उसके बगल में जो भी राशि दिया रहेगा उसको आपको डीआर और सीआर में दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। देखो यहाँ पे आ गया ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है वो सीआर का हिस्सा है। भवन और देनदार लिखा हुआ है, देखो भवन, देनदार, इसके बाद क्या है, प्राप्य बिल, मशीन, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद क्या है, फर्नीचर के बाद यहाँ पे, फर्नीचर के बाद विनियोग ब्याज, विनियोग ब्याज तक छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से लेके भवन से लेके फर्नीचर तक ये सब के सब डीआर है। ठीक है, डीआर के साइड में लिखना है, मतलब जितने भी राशि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके सीध में वो सारे राशि कहाँ पे चला जाएगा, डीआर के साइड में चला जाएगा। फिर ये यहाँ पे ये जो विनियोग है, ठीक है, 1200 रुपये का ये वाला हिस्सा, ये बस सीआर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, विनियोग पर ब्याज, फिर विनियोग आ रहा है, देखो विनियोग पर ब्याज अलग होता है और विनियोग अलग होता है ना। तो ये विनियोग और विक्रय वापसी, देखो विक्रय वापसी ये डीआर में लिखना है। ठीक है, विक्रय जो है वो सीआर का हिस्सा है, लेकिन वापसी कर रहे हैं तो ये डीआर में चला जाएगा। फिर प्राप्य बट्टा कह रहा है, तो प्राप्य बट्टा जो है इसे आपको सीआर में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कौन से मान को सीआर में लिखना है और कौन से मान को डीआर में लिखना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो इससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं अब उनको छोड़ते हैं, सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है।